नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सैनी आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ प्रेमचंद की कहानी कफन के साथ। कफन कहानी आरपीएससी के प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो आज हम देखते हैं, इस कहानी पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस कहानी में मानवीय मूल्यों की क्षति को अभिव्यक्त किया गया है और विभिन्न विद्वानों के मत देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। कफन प्रेमचंद की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। यह मानवीय मूल्यों के खंडर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं। यह आधुनिकता बोध की पहली कहानी कही जा सकती है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहानी भी कहते हैं। इस कहानी के संदर्भ में कुछ विद्वानों के स्पष्ट मत इस प्रकार ही। देखिए, सबसे पहला मत यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या कहते हैं बच्चन सिंह जी, यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं, विश्वास का भी कफन सिद्ध हुई। उन्होंने इस कहानी के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से ये प्रेमचंद के अंतिम समय की कहानी है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी और ये उनके अंतिम समय की कहानी थी। इसलिए यहाँ पर बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है कि यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं के विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। अर्थात उन्होंने जितने भी आदर्शवादी कहानियाँ लिखी, इसके पश्चात ये यथार्थवादी कहानी थी जो अंतिम कहानी थी उनकी। ठीक है, इसके बाद में अगला कथन हम देखते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। अगला कथन देखते हैं। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। वह पूर्णतः आधुनिक है क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गड़े गड़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं, न कोई परिणति, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता और न अतिरंजना और न कोई सीधा संप्रेक्ष्य वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इन विद्वानों ने जो बातें कही हैं इस कहानी के संदर्भ में। अब इस कहानी का हम सार देखते हैं। कहानी किस प्रकार से प्रारंभ होती है कि झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के पास चुपचाप बैठे हैं। अब बाप और बेटे कौन कौन हैं? इसमें जो घीसू नाम का व्यक्ति है वो पिता है, घीसू पिता है, वो दोनों, और माधव दोनों बेटे हैं, माँ बेटे हैं। तो वो दोनों बैठे हुए हैं झोपड़ी के द्वार पर और अलाव के सामने बैठे हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है तो अलाव के पास बैठे हैं। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना के कारण तड़प रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। जब घीसू निस्संग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी क्या कर लेगा। अब घीसू उससे कहता है कि जाकर देख तो आ कि पत्नी क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, कैसे है। तो बेटा थोड़ा अजीब भाव में कहता है कि अब देखकर भी क्या फ़ायदा, उसे मरना तो है ही, तो मर क्यों नहीं जाती। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही प्रेमचंद संकेत कर रहे हैं कि जैसे भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव, आत्मीयता को कुचलता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। और इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी, पिसाई करके या घास छील कर वह इन दोनों बेगरतों का पेट भरती रही। बेगरतों का मतलब इन लोगों का वो पेट भरती रही, और कभी उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे। परंतु इस समय जब उसकी मृत्यु की ओर उसकी स्थिति है, मरणासन स्थिति है, उस समय भी ये लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। और आज ये दोनों इंतज़ार में है कि वह मर जाए तो ज़्यादा
आराम से सोएंगे। आकाश वृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण संरचना के साथ विडंबनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यौरे में काफ़ी आकर्षक ही नहीं बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धारदार बना देता है। देखिए, एक ओर तो कहाँ बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और दूसरी ओर इन्हें उससे कोई संगति नहीं है। ये विसंगत बैठे और बारात की बातें कर रहे हैं, भोजन की बातें कर रहे हैं, खाने पीने की, पेट भरने की बातें की जा रही है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया कभी करहा रही, अब बेचारी बुधिया वहाँ पे करहा रही है, उसका दम निकलने वाला है। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है कि किस प्रकार से एक मानव के अंदर मानव की भावना नहीं है, मानवीयता समाप्त प्राय होती जा रही है। वे भी ये सोच रहे हैं कि चलो मर जाए तो उसकी भी जान छूटे और हम आराम से सोएं। कफन एक ऐसी कठोर सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी को हतोत्साहित करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे दिखाई नहीं देती। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। कहने का मतलब ये है कि बेचारे किसान तो दिन रात मेहनत करते और सारा का सारा उनकी जो भी उनकी कमाई होती, जो भी उनकी फसल होती, वो पूंजीपति वर्ग उनसे छीन लेता था। यानी जमींदारी में उनके सारे पैसे चले जाते थे, उनकी फसल चली जाती थी, उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो ये सोचते हैं कि इससे बढ़िया है कि मेहनत करने से तो अच्छा है कि हम आराम से बैठें, ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही वो समस्या हमारे सामने आएगी कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा, मेहनत भी करें और पैसा भी ना मिले। तो ऐसी मनोवृत्ति इस समाज में उस समय की रही। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई सहज ही बात थी। फिर भी उस तकसीम तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता, ये घीसू की बात कर रहे हैं कि उसकी सरलता और निहिरता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है, इसलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। देखिए, उस समय वो मर जाती है, मरने की स्थिति में होती है और तड़पते हुए वो मर भी जाती है और उन्हें सिर्फ आलू खाने की चिंता होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। अब जैसे वो मर भी जाती है, उसके बाद में ये चंदा इकट्ठा करते हैं कफन के लिए, और जैसे ही चंदा उनके हाथ में आता है तो अब वो सोचते हैं कि इस चंदे का पैसे को क्यों व्यर्थ गंवाना। तो क्या करते हैं वो, देखिए, हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं कि लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे से शराब, पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारा पेट भर गया, भगवान उसको सदगति देगा, और उसे किस प्रकार से कहते हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा। अभी घीसू कह रहा है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले ज़रूरी है, संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत है तो भी बाद में।
अपनी उम्र के अनुरूप घीसू ज़्यादा समझदार है। घीसू क्योंकि पिता है और वृद्ध है तो वो ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में ना आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है। अब शराब तो पी है, लेकिन शराब पीने के बाद भी इंसान में इंसानियत तो बाकी रहती ही है। तो उसे लगता है कि हम उसकी तड़पती हुई उसको छोड़ दिया हमने, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई, उसके जो पैसा मिला उसकी कफन के लिए उसे भी हमने शराब में उड़ा दिया है, खाने पीने में उड़ा दिया है। उसको दुख होता है। तो उसके दुख को कम करने के लिए घीसू उसे चुप कराते हुए कहता है, मरकर वह मुक्त हो गई है, इस जंजाल से छूट गई है। और इस तरह से कहकर वो उसका दुख कम करना चाहता है, जबकि वह भी जानता है कि ऐसा कि मरकर कौन मोक्ष को प्राप्त होता है किसे नहीं पता, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये हमारी पारंपरिक सोच है कि हम ये सोचते हैं कि मरकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो वो इसी प्रकार से सोचते हैं कि इस जंजाल में, इस सांसारिक मोह माया में फंसी हुई वो वैसे भी इतनी तड़प रही थी, परेशान हो रही थी, दुख झेल रही थी, अब वो मर गई तो इस जंजाल से वो छूट गई है। और दोनों नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सब ओर से बेखबर होकर मतमस्त और दोनों गिरकर वहीं ढेर हो जाते हैं। और इसी के साथ ही प्रेमचंद की कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये किस प्रकार से प्रेमचंद ने इस अंतिम कहानी में यथार्थ स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था है व्यक्ति को के मानवीय मूल्यों का ह्रास कर देती है, किस प्रकार से मानवीय मूल्य ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की अपने ही परिवार के व्यक्ति के प्रति जो सांत्वना, जो सहृदयता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो थी कहानी का सार था। अब इस कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।